नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात कोलकाता केस से जुड़ी हुई। एनडीटीवी के पास क्राइम सीन की कुछ तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें सेमिनार हॉल के अंदर की हैं। इन तस्वीरों में मृतका का बैग नजर आ रहा है। क्राइम सीन को सफ़ेद चादर या कपड़े से ढका हुआ है। यहाँ कोलकाता पुलिस और एफएसएल टीम नजर आ रही हैं। आइए सीधे ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, जो वहाँ पर मौजूद हैं। मुकेश, ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देती है जो वारदात हुई थी। क्या आज अपडेट दे सकते हैं इस मामले में? देखिए, एनडीटीवी के हाथ ये तस्वीरें लगी हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो 9 अगस्त की सुबह 10 बजे के आसपास की हैं, जब पुलिस को कॉल किया गया कि यहाँ पर एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। तो इन तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है, अब तक जो मैंने देखा है, उसमें एक लकड़ी की बेंच है जिस पर मृतक लड़की का जो बैग है वो रखा हुआ है और वो ये काले रंग का बैग है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं जो मृतक लड़की है वो इस बेंच के नीचे पड़ी हुई है, यानी कि जो बेड था उसके नीचे पड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या वारदात के वक्त जो मृतक लड़की है क्या वो नीचे गिर पड़ी थी या फिर जो पुलिस ने उसके शव को उठा के नीचे रखा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो कोलकाता पुलिस है, इसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा फ्रेम देखें उस फोटो का तो उसमें कुल 12 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट पुलिस के अलावा कुछ और भी ऐसे लोग थे जो अनवांटेड थे, जिनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सीबीआई ये बार बार कहती आई है कि उनको मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं और क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या इन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्राइम सीन पर ज़रूरत नहीं थी। तो इन तस्वीरों में को लेकर 2-3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या मृतक लड़की वारदात के वक्त जो बेंच है लकड़ी की जो जिसमें वो लेटी हुई थी, क्या वो उसके नीचे गिरी है, और दूसरा कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग क्राइम सीन के अंदर मौजूद थे। जो पूरा क्राइम सीन है उसको पुलिस ने एक सफ़ेद रंग की जो शीट है उससे ढक के रखा हुआ है, छिपा कर रखा हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मास्क पहन के वहाँ पर जांच कर रहे हैं जो शायद फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया, क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, और क्या वारदात के वक्त जो मृतक लड़की है वो उस दौरान, वारदात के दौरान, क्या वो नीचे गिर पड़ी थी। तो ये अहम सवाल हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है कि आखिर घटना के वक्त और घटना के बाद क्या कुछ हुआ होगा, किस तरह से क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया। ये सारी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है और इस केस से जुड़े हुए तमाम लोगों से, ख़ास तौर से जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है उसके स्टाफ से, उसके पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज 14वें दिन भी सीबीआई दफ्तर के अंदर है और लगातार उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। 160 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के लिए। लगातार सवाल आज भी बने हुए हैं और जिस तरह से मुकेश ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दी हैं, किस तरह से क्राइम सीन के समय उस समय इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद फ़िलहाल दिख रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक छोटा सा हम आगे बढ़ेंगे, देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बाढ़ से जुड़ी हुई खबर पर नजर डालते हैं। गुजरात में 18 ज़िलों में बाढ़ से बहुत ख़राब हालात बने थे। 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सड़क, पुल, कारें सब बहते हुए नजर आए। अब वडोदरा में पानी बरसना रुका हुआ है, लेकिन हालात परेशान करने वाले हैं। कई लोगों को 3 दिन से खाना नहीं मिला, परिवार से बिछुड़ गए हैं, तो कहीं 10 से 15 फीट के मगरमच्छ वडोदरा शहर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। शहर से गुजर रही विश्वामित्री नदी में करीब 300 मगरमच्छों का बसेरा ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे में पानी का जो वेग आया उसमें कई मगरमच्छ सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में जो पार्क होते हैं वहाँ पर, एक तो छत पर भी नजर आया। चिंता की बात यह कि मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के कच्छ इलाके में चक्रवाती तूफान असना का खतरा मंडरा रहा है और 80 साल में ये चौथी बार होने जा रहा है। यहाँ डीप डिप्रेशन बना हुआ है और साइक्लोन की शक्ल में। तुम्हारी सहयोगी सुजाता वहाँ पर मौजूद हैं, जानकारियाँ दे रही हैं, आइए देखते हैं।
गुजरात में एक और बारिश का कहर और दूसरी ओर मगरमच्छ का डर। हम बात कर रहे हैं वडोदरा की, जहां भारी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं विश्वामित्री नदी में। बीते दिन हुए भारी बारिश के चलते वडोदरा के कई शहर और कई गांवों में कई ज़्यादा पानी भर चुकी है। लेकिन इसी के साथ सबसे ज़्यादा डर जो लोगों में पल रहा है कि मगरमच्छ आ जाएगा। ऐसे में वडोदरा, जिसे मगरमच्छ के लिए जाना जाता है, वहां पर बीते दिन हुई बारिश के चलते 2 दिनों में 21 मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। हम इस समय वन विभाग में मौजूद हैं और अगर आप यहां पर देखें तो 2 बड़े मगरमच्छ को पकड़कर लाया गया है और इन्हें अब यहां से रेस्क्यू कर लाया गया है। अगर आप देखें तो टेम्पो से इन्हें उतार इस जाली में बांधा जा रहा है, जिसके साथ ही इन्हें यहाँ पर रख कर इनके फिटनेस सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाएगा और यदि इन्हें कोई चोट लगी है अपने बचाव के दरमियान तो उसका इलाज कर इन मगरमच्छ को यहाँ पर कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद इन्हें दोबारा विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में ना सिर्फ वडोदरा के गांव बल्कि जो वडोदरा के शहर है वहाँ भी इस प्रकार की ही स्थिति है, जहाँ कई ज़्यादा फीट पानी में कई बड़े मगरमच्छ जो हैं वो पाए गए हैं। पिछले 2 दिन में जो सबसे बड़ा मगरमच्छ पाया गया है वो 14 फीट का था और उससे पहले 16 और 18 फीट के भी मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। ऐसे में एक और जहां मगरमच्छ का रेस्क्यू करना वन विभाग के लिए अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पानी का स्तर इतना ज़्यादा है कि जब ये मगरमच्छ पानी में घूमे और डर के मारे जब विश्वामित्री नदी से निकलकर बाहर के इलाकों में आ जाए तो इन्हें भी उस बात की खबर नहीं रहती और लोगों में डर के चलते ये कहीं ना कहीं डर कर उन पर अटैक कर बैठते हैं, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं सतर्क अब रहने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए करण सिंह है जो इसी वन विभाग के अधिकारी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोग के द्वारा रेस्क्यू चल रहा है। 2 दिन में आप लोग ने बहुत अच्छा काम कर 22 से ज़्यादा मगरमच्छ पकड़ लिए हैं। क्या प्रक्रिया है और ये मगरमच्छ कहाँ से आए? हमारे साथ बड़ौदा में जो पूरे एनजीओ का वो आप देख रहे हो टीम है और ये टीम के साथ हम पूरा रेस्क्यू कर रहे हैं और अभी वो रिसेंटली जो 2 मगर आए हमें कमाटी बाग में से रेस्क्यू किया है। और हम देख रहे हैं कि साथ ही जो मगरमच्छ आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी बड़े घबराए हुए से हैं और सहमे से हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता रहेगा। गुजरात में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। अब जो बारिश हुई है इसमें आपको लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले रेस्क्यू करने के कॉल ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं? अभी अगले साल के बारे में से ज़्यादा वो फ्लड की सिचुएशन अभी हुई है तो वो मगर का ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो और इसके साथ साथ हमने पूरा पहले से प्री प्लानिंग करके रखा था तो और पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी है तो आसानी से वो क्रोकोडाइल हमें रेस्क्यू कर सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बीमारी का इलाज करवाने के लिए लोग अस्पताल जाते हैं ताकि सही दवा इलाज हो सके, लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में दवाएं ही घटिया हों तो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं का बुरा हाल है। वहां खराब दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। 15 दिन में तीसरी बार अमानक दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगी है। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाला ORS पाउडर एक खराब है। कैल्शियम विद विटामिन D3 की टैबलेट भी अमानक पाई गई हैं। बैतूल, देवास और धार में CMHO की लैब टेस्टिंग में फेल हुई हैं दवाएं। प्रदेश के सभी जिलों में इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कई जीवन रक्षक इंजेक्शन भी एक सप्ताह पहले अमानक पाए गए थे। 9 अगस्त को कई जीवन रक्षक इंजेक्शन समेत 9 दवाओं के लॉट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन ने सभी जिलों के डीन, CMHO और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र लिखकर इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। तो जैसे बताया, राज्य में 9 दवाओं के बड़े लॉट को प्रतिबंधित कर दिया गया। इन दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन शामिल हैं, जो अब राज्य के किसी भी अस्पताल में उपयोग नहीं हो सकती हैं। और इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, वाकई में ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। मध्य प्रदेश में दवाएं बीमार हैं। हमने इसकी पहली किस्त में दिखाया था कि कैसे ऑपरेशन थिएटर और ICU में जो 9 अहम इंजेक्शन हैं जो गंभीर मरीजों को दिए जाते हैं वो अमानक स्तर की हैं, और इसका खुलासा खुद इंदौर के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज
कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन दवाओं के लॉट को प्रतिबंधित कर दिया है। और अब आप समझिए कि जो एक बच्चा बीमार होता है, अगर उसको ओआरएस दिया जाता है, वो भी अमानक स्तर का पाया गया है। एक अगर आप जो कैल्शियम और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हैं, वो भी अमानक स्तर के पाए गए हैं। और अब खुद जो सरकारी रिपोर्ट 15 दिन में, ये तीसरी ऐसी सरकारी रिपोर्ट है जो कह रही है कि मध्य प्रदेश में दवाएं बीमार चल रही हैं। जो ओआरएस है, उसके बाद कैल्शियम विद विटामिन D3 है, ये दवाएं अमानक पाई गई हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग इससे पहले बता चुके हैं कि कैसे आईसीयू में और जो गंभीर रूप से रोगी हैं उनके उपचार के लिए ज़रूरी दवाएं भी अमानक स्तर पर पाई गई थी। तो खुद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन ने अब और चिट्ठी लिख करके बताया है कि कैल्शियम विद विटामिन D3 और ओआरएस ग्लूकोज पाउडर ये तक अमानक पाया गया है। धार के डॉक्टरों ने इसको पाया और इसके बाद अलग अलग जगहों पर इसको लिखा गया और फिर ये पाया गया कि दवाएं अमानक स्तर की हैं। अब आप सोचिए, जब ये दवाएं जाती हैं तो इनकी कंपनियों से कहा जाता है कि आप NABL सर्टिफाइड लैब से लेकर के आएँ। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसकी रैंडम जांच करता है। और जो दवाओं के स्टोर कीपर है, जब दवाएं आती हैं उस वक्त भी ये जांच होती है। 3 स्तरों पर जांच के बावजूद इस तरह की अमानक दवाओं का मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आप और हम भी कई बार सोचते होंगे कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, दवाएं भी दी जा रही हैं, पर हम ठीक नहीं हो रहे। तो ये इसकी बड़ी वजह है। सोचिए, मध्य प्रदेश में मरीज़ों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। और हम खुद नहीं कह रहे, ये खुद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन कह रही है। लेकिन हमारी तफ्तीश बताती है कि ये गड़बड़ी कोरोना के वक्त के पहले से भी है, कोरोना के वक्त में भी हुई है और अब भी ये सामने आ रही है। और धीरे धीरे करके अलग अलग दवाओं के लॉट प्रतिबंधित हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये अमानक दवाएं आई ही क्यों, कितने मरीज़ों ने इसका इस्तेमाल किया, और जब आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर के बाहर इसका इस्तेमाल हुआ तो क्या उससे कुछ मरीज़ों की जान गई है, और क्या कभी ये सच बाहर आएगा। बिल्कुल, कितना गंभीर और चिंताजनक विषय। नकली दवाइयाँ हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में, और खुद सरकार का डेटा ये कह रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर्स से जुड़ी हुई, इलाज से, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। अब कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे कराया है, ऑनलाइन किए गए सर्वे में इसमें हिस्सा लेने वाले करीब 35% जो महिला डॉक्टर्स ने माना है कि रात शिफ्ट में वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। 35 महिला डॉक्टर्स ने माना है कि शिफ्ट सुरक्षित नहीं, और 45 डॉक्टर्स को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी रूम ही नहीं मिलता है। कुछ ड्यूटी रूम में हमेशा भीड़, प्राइवेसी रहती है और प्राइवेसी नहीं रहती है। कुछ ड्यूटी रूम के दरवाज़ों पर ताला नहीं रहता है या आप अंदर से बंद नहीं कर सकते हैं। कुछ ड्यूटी रूम्स में अटैच बाथरूम ही नहीं होता है। एक डॉक्टर ने सुरक्षा के लिए चाकू रखने की भी बात मानी है। कुछ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी रूम में गलत व्यवहार की शिकायत भी की है। कई बार बैड टच का सामना करने की बात भी एक डॉक्टर ने मानी है जो ये सर्वे किया गया है। सर्वे में 22 राज्यों के डॉक्टर्स शामिल हैं। केरल स्टेट यूनिट की रिसर्च सेल की ओर से सर्वे किया गया है। 24 घंटे में 3885 लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, डॉक्टर्स ने प्रतिक्रिया दी है। तो क्या चाहते हैं डॉक्टर्स? इस सर्वे में ये भी पूछा गया कि आप बताइए कि आप चाहते क्या हैं डॉक्टर से। तो उनका कहना है कि सुरक्षित कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम CPA लागू हो, विजिटर्स की संख्या सीमित हो, अलार्म सिस्टम लगे, ये भी महत्वपूर्ण है, और ताले वाले सुरक्षित ड्यूटी रूम हो। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है जो अमूमन एक किसी भी दफ्तर में सुरक्षा के लिए होती है। सिर्फ वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश इस पूरे मामले पे जो ये सर्वे आया है, डॉक्टर्स की जो चिंताएं हैं उनको सामने रखते हुए उनसे जानकारी लेते हैं। जी रवीश। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, और इस बीच डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन IMA यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल ने एक सर्वे करवाया है, और ये सर्वे 22 राज्यों के करीब 4000 डॉक्टरों के बीच में करवाया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये पता चली कि इनमें से 45% जो डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि नाइट ड्यूटी करने के दौरान उनके हॉस्पिटल में रेस्ट रूम नहीं रहता है, और जो टॉयलेट है उसकी भी अच्छी सुविधाएं नहीं रहती, और सबसे ज्यादा इसमें खराब स्थिति सरकारी अस्पतालों की है।
10 में से जो 1 डॉक्टर है, वो देश भर के किसी भी अस्पताल में अगर काम करता है, तो 10 में से 1 डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात इस सर्वे में सामने निकल कर आई है। इसके अलावा डॉक्टरों ने ये कहा कि ड्यूटी करने के दौरान तमाम सारे ऐसे अराजक तत्व हॉस्पिटल में आते हैं जो या तो नशा किए रहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, तो उनसे भी उनको जूझना पड़ता है। सर्वे में ये भी बात सामने निकल कर आई कि बहुत सारे जो अस्पताल हैं उनमें टॉयलेट की सुविधा नहीं है, सीसीटीवी नहीं है और नाइट शिफ्ट करने वाले खास तौर पर लेडी डॉक्टर के लिए पर्याप्त जो है वो सुरक्षा बंदोबस्त नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अस्पतालों में, देश के अस्पतालों में काम करने वाले 10 में से जो 1 डॉक्टर है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और जब भी कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे अपना 100% जो है, वो अपने काम को देगा। इस तरीके के तमाम सारे तथ्य आईएमए के सर्वे में आया है और आईएमए इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में भी साझा करेगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं 22 राज्यों में सर्वे हुआ और 45% अगर कहते हैं ड्यूटी रूम ही नहीं है, वाकई में ये बहुत गंभीर मामला है, चिंताजनक मामला है। देखिए, गंभीर मामला है ही, वास्तव में बहुत गंभीर मामला है। और मैक्सिमम जो ये बच्चे हैं जिनका हमने सर्वे करा है, दे ऑल आर बिलो 35 ईयर ऑफ एज, यंग डॉक्टर्स हैं। और जो 85% डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स ने ये कहा है कि उन्हें डर लगता है नाइट ड्यूटी में काम करते हुए। ड्यूटी रूम्स प्रॉपरली नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं ड्यूटी रूम के नेम से एक ड्यूटी रूम है भी, तो उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं होता है, उसमें कोई प्रॉपर बेसिक सुविधा नहीं होती है। तो होता क्या है कि नाइट में मरीज का राउंड लेने 1-1:30 बजे 2 बजे जब उन्हें थोड़ा सा ये होता है कि हम पढ़ाई कर लें या थोड़ा स्ट्रेच कर लें, तो उसके लिए वो आसपास के किसी कमरे में जो खाली होता है उसमें जाके वो मजबूरन उन्हें बैठना पड़ता है। और उसी का एक अंजाम है जो हमने कलकत्ता में देखा। और कॉरिडोर्स के अंदर लाइट्स नहीं है। जो बच्चा हॉस्टल से हॉस्पिटल तक आ रहा है उस रास्ते में लाइट नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है। नाइट ड्यूटी में अगर कोई आ रहा है, लेडी डॉक्टर, कारण क्या है इसके पीछे? आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण है इनसेंसिटिवनेस। हमारे सभी सरकारों की हेल्थ के प्रति इनसेंसिटिवनेस, ये कारण है। इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। अभी भी कोलकाता वाले उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, सीरियस जिसे कहते हैं कंसिडरेशन बहुत कम हो रहा है। अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? ये छोटी छोटी चीजें आपने जो सर्वे में दिखाया, इनमें कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है ना। अरे, जो मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें ये छोटी सी 2-4 लाख रुपए की चीजें नहीं हो सकती क्या? ये बेसिकली इच्छा शक्ति की कमजोरी है। ये केवल हर चीज पे पॉलिटिक्स करने की कमजोरी है। अगर आप एक सेंट्रल एक्ट बना दें अगेंस्ट वायलेंस, तो पहली बात तो किसी भी इंसान को हिम्मत, जैसे बैड टच की बात करी एक बच्चे ने सर्वे में, इमरजेंसी में आप खुद देखिए, आप दूर क्यों जाते हैं? आप दिल्ली के कुछ अस्पताल में देख लीजिए, सरकारी अस्पताल में जितनी भीड़ होती है इमरजेंसी में, उतने वहां पे सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं। और बैड टच इज नॉट विद ओनली डॉक्टर, नर्सेस के साथ भी है। तो ये सब चीजें, मेरा तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप बड़े अच्छे से चीज को उठा भी रहे हैं और सरकार भी सेंसिटिव है। इस मौके पे अगर सरकार इतना कर दे, एक एक्ट बना दे, सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट दी वायलेंस, तो उससे लोगों के अंदर डर आएगा कोई भी गलत काम करते हुए। और दूसरा, जो हॉस्पिटल्स की ये कंडीशंस हैं, और ये केवल मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा सरकारी अस्पताल भी देखिए, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है तो बच्चे हुए हैं जो मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। जो सरकारी अस्पताल की स्थिति भी इससे कहीं अलग नहीं है। तो हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और हेल्थ को हमें थोड़ा अलग ढंग से देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते। जी डॉक्टर अग्रवाल, एक इसमें ये भी जो मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स, जो ये कि भाई सीसीटीवी कैमरा हो, दरवाज़ों पर ताला हो, सुरक्षित दरवाजे हों, तो ये तो बेसिक डिमांड्स है, ये अब सामने आई है, पहले भी होंगी। क्या एक मेडिकल फ्रेटर्निटी कुछ नहीं कर सकती है अपने इन स्टूडेंट्स के लिए? मैडम, मेडिकल फ्रेटर्निटी तो कर ही सकती है, बट आप समझिए ना इस चीज को। अगर मेडिकल कॉलेज है और इस समय 750 मेडिकल कॉलेज है, तो हर मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन अगर आप भी चाहें अपने पास से कुछ देना, तो वो नहीं अलाउ करते ना।
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनसेंसिटिव है। मेरा Even मतलब ये कभी-कभी है दुख होता है। जी, मेरा डॉक्टर अग्रवाल, मेरा मतलब ये था कि जो डॉक्टर फर्टर्निटी अगर एकजुट होकर ये मांग करे, ये डिमांड्स करे कि भाई ये सब चीजें बेसिक कम्युनिटीज हैं, ये तो होनी चाहिए, तो क्या फिर सरकारें राज्यों की जागेंगी? मैडम ये डिमांड आज की नहीं है, ये हम लोग कई सालों से, देखिए एनएमसी गवर्न करती है मेडिकल एजुकेशन को हिंदुस्तान के अंदर, और एनएमसी से हम कई साल से ये वाली बात कह रहे हैं कि आपकी फंक्शनिंग इंप्रूव होनी चाहिए। आप समझिए एनएमसी इंस्पेक्शन ही नहीं करती है मेडिकल कॉलेज का, उन्होंने सिर्फ कैमरे से ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें तो फोर्जरी हो जाएगी। अगर एनएमसी की टीम मेडिकल कॉलेज में जाके फिजिकल इंस्पेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि मेडिकल कॉलेजेस में कमी है। तो जब तक एनएमसी इंस्पेक्शन शुरू नहीं करेगी मेडिकल कॉलेजेस के, वहां पे देखेगी नहीं जाके, तब तक ये चीजें कैसे सामने आएंगी मैडम? केवल हम नीजर रिएक्शन करते रहेंगे, जब कोई इंसिडेंस होगा हमारा नीजर रिएक्शन होगा और हम उसमें पिन पॉइंट अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। तो प्लीज आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप अपने माध्यम से एटलीस्ट डॉक्टर्स को ये उनका हक दिलवाइए, और इसको एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए अगेंस्ट वायलेंस, और हेल्थ को एक डिफरेंट ढंग से देखना चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अग्रवाल, ये बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो प्रशासनिक प्रमुख हैं, वो देखें किस तरह से हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत है और जो डॉक्टर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस पर कार्य किया जाएगा, कदम उठाए जाएंगे। बहरहाल देश की बात में हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको सियासत से जुड़ी खबरें, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में बात अब गाजियाबाद की। यहाँ के ब्रिज विहार में बुधवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और मारपीट की वारदात सामने आई है। आरोपी कबाड़ का काम करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों में आक्रोश के चलते देर शाम तक हंगामा रहा। देखिए गाजियाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हालात बता रहे हैं कि कितना बवाल हुआ। उग्र भीड़ ने आरोपी के कबाड़ गोदाम को तहस नहस कर दिया। एक ही लड़का था या और भी लोग थे? चार हैं। चार हैं, लेकिन जो पुलिस कह रही है कि एक लड़का है। नहीं, वो तो एक ही तो अंदर है, वो तो बाहर खड़े थे। बाकी लोग बाहर थे। हाँ, खड़े थे बाहर। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर फैजान काम करता था। ये दो दुकानें थी, जिनमें से एक को आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी तरीके से जो भीड़ थी वो आ पहुँची और गुस्से में तमाम जो चीज़ें थी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। साथ ही ये जो आप लोडिंग के लिए जो सामान यूज़ किया जाता है उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आग लगा के जला भी दिया गया था। जो दूसरी साइकिल्स वहाँ पर रखी हुई थी उन्हें पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया था। आरोपी के साथ साथ उसके परिवार को भी लोगों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा। 40 साल से हमने पहली बार ऐसी घटना देखी हमारे लाइफ में। आज तक हमने कभी इस एरिया में कभी हमने ऐसी घटना नहीं। क्या हुआ था? क्या भीड़ भाड़ आ गई? देखिए जी, ये हुआ क्या है, कल परसों रात को ये यही के कोई रिश्तेदार हैं जहाँ पे कांड हुआ, तो वो दुकान थोड़ी आगे है, वहाँ घटना घटी है। और उसके बाद कल जो है यहाँ पे, क्योंकि जब उनको पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद फिर सब लोगों को पता चला, तो फिर लोग सभी आक्रोश में आ गए, क्योंकि बच्ची छोटी है, 14 साल की बच्ची थी। हमने तो देखा ब्रिज विहार चौक पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई, हम भी वहाँ शामिल हुए, देखा तो बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में थे। बवाल इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस के लिए भीड़ को हटाना एक चुनौती बन गया। बाद में लाठी चार्ज करके चौक को खाली करवाया गया। के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैजान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। जब भी ऐसी घटना सामने आती है तो लोग आग बबूला हो जाते हैं। यही नतीजा है कि फैजान की दुकान को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया और सामान को जलाकर खाक कर दिया।
आरोपियों को फांसी की सज़ा हो, यही एक मांग अब परिवार के लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद से अपने कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। और अब बात हम करते हैं बिहार की। बिहार में जिस तरह से ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसको लेकर लोगों के जहन में कई सवाल हैं। सर्वे का मकसद लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना है। हालांकि लोगों के बीच तरह तरह के अंदेशे भी हैं, विवाद भी हो रहे हैं। तो ज़मीन सर्वे को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं और किस तरह के विवाद सामने आ सकते हैं, इस बारे में हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने बात की है हाई कोर्ट के जाने माने वकील और ज़मीन मामलों के विशेषज्ञ अमरेंद्र नाथ वर्मा से। देखिए, बिहार में जो लैंड सर्वे का काम हो रहा है उसमें लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है, खासकर उन लोगों की जो बिहार में नहीं है। उनके दिमाग में कई एक सवाल हैं कि उनके ज़मीन का क्या होगा और ये सरकारी एक्सरसाइज क्यों करा रही है। अगर वो एक तय समय के अंदर में अपने ज़मीन का पेपर सरकार को नहीं देते हैं या उसके अधिकारियों को नहीं देते हैं तो क्या उनकी ज़मीन को सरकार कब्जा कर लेगी। इस तरह के कई सवाल कई लोगों के मन में घूम रहे हैं और हमने आपको दिखाया, अभी आपको जिला अधिकारी भागलपुर से बात किया। उनका हमारा पर्पस ये है, हमारा मकसद ये है कि आपको ये बता सकें कि इसका तकनीकी पहलू क्या है, क्योंकि जिलाधिकारी जो होते हैं वो नोडल अधिकारी हैं जो इस पूरे एक्सरसाइज को अपने ज़िले में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका एग्जीक्यूशन जो है वो उनके हाथ में होता है। और जिलाधिकारी से बात करने के बाद हम आए हैं पटना हाई कोर्ट में। इसका एक लीगल पहलू भी है और लीगल पहलू जो हैं इसके जानकार जो हैं, जो लैंड केसेस जो देखते हों, जो इसके जानकार हों, उनसे अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में थे, कुछ सवाल जो है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो पूछ रहे थे लगातार हमारे सोशल मीडिया पे। तो उन सवालों को हमने एक जगह जमा किया और उसके बाद हम आए हैं पटना हाई कोर्ट में। अमरेंद्र नाथ वर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के और इस मामले के खासे जानकार हैं। तो पहले इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में जो लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं सर, उन क्वेरीज़ का एक एक करके आपसे जवाब लेने का कोशिश करते हैं। और बहुत टेक्निकल आप नहीं बोलेंगे तो अच्छा होगा, हमारे लोगों को समझ में आएगा। बिहार में एक मुझे आइडिया दीजिए, सरकार का कहना है कि जो ज़्यादातर केसेस होते हैं या ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं उसके जड़ में कहीं ना कहीं लैंड डिस्प्यूट है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही मेन डिस्प्यूट होता है। प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि अपने परिवार के लोगों को लोग मार देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। तो पोजीशन के लिए हमेशा अभी मसलमैन को लोग हायर कर रहे हैं, बॉम्बे की तरह यहाँ बिहार में भी अब ये सिस्टम हो रहा है। तो नेचुरली प्रॉपर्टी इज़ बिहाइंड ऑल द क्राइम्स। बट आपके पास कोई आंकड़े हैं कि हमने सरकार से भी आंकड़े लेने की कोशिश की कि प्रॉपर्टी के चलते कितने परसेंट केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो सरकार अभी तक कोई आंकड़े इसका साफ नहीं दे पाई है। आप लोगों के पास कोई आंकड़े होंगे या एक अंदाजा ना बता सकते हैं? आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है कोई भी आधिकारिक, लेकिन अंदाज से 60 to 70% जो क्राइम्स भी हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिविल डिस्प्यूट के चलते ही है। तो ये माना जा सकता है कि अगर ये मामला सुलझ गया तो 70% क्राइम में जो है वो कमी आएगी, क्योंकि ये मामला सुलझ जाएगा। जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ शब्द लगातार आते हैं, खतिहान, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम। ये आप टेक्निकल लोग हैं, आप इसको समझते हैं। इसको पूरी तरह से मैं भी नहीं समझता और हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं समझते हैं। आप हमको समझाने की पहले कोशिश कीजिए कि ये क्या है, ये जो प्रकार आप जिसकी बात करते हैं ये क्या है? नहीं, गैर मजरूआ ज़मीन वो ज़मीन है, गैर मजरूआ जिसका सीधा खतियान में कोई प्राइवेट टेनेंट उसका मालिक नहीं है। ये पहले अंग्रेज़ लोगों के समय में, मुग़ल लोगों के समय एक इंटरमीडियरी उन्होंने बना के रखी थी। तो जो ज़मीन इंटरमीडियरी के पास रह गई वो गैर मजरूआ है। उसका 2 लेवल है, एक गैर मजरूआ आम और एक गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक। अगर गैर मजरूआ ज़मीन है और एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास लंबे समय तक रह गई तो उसका नेचर चेंज हो गया, वो अब गैर मजरूआ खास हो गई। मेरे घर के आगे कोई ज़मीन गैर मजरूआ थी और वो ज़मीन 50 साल 100 साल मेरे पोजीशन में आ रही है, तो गैर मजरूआ आम से उसका नेचर चेंज होकर गैर मजरूआ मालिक हो गया। तो अब उसकी सर्वे में उसकी ज़रूरत आएगी, वो अब गैर मजरूआ मालिक के नाम से ज़मीन एंट्री होगी, मेरा नाम आ जाएगा, मेरे परिवार का नाम आ जाएगा, तो वो एक क्लाउड क्लियर हो जाएगा।
तो इसी तरह से सर्वे का, और सर्वे जो है 2 बेसिस पे चलेगा, एक टाइटल और दूसरा पोजीशन, दोनों को देखना है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, सरकार को ये टाइटल डिसाइड करने का पावर नहीं है, ये कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। लेकिन प्राइमा फेशियाई किसी भी ज़मीन पर, ज़मीन किसका है किसका नहीं है, उसके लिए टाइटल प्राइमा फेशियाई मोटे तौर पे तो देखना ही होगा। तो एक पोजीशन भी देखना है। अगर ज़मीन मेरे पोजीशन में है, बहुत दिन से चली आ रही, लेकिन मेरे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है, ज़मीन खतियानी है, तो मेरे पास अगर वो आया तो या तो सेल से आएगा, नहीं तो गिफ्ट से आएगा, नहीं तो इनहेरिटेंस से आएगा। 3 ही तरीका है ज़मीन डिवॉल्व करने का। तो ये तीनों में से अगर कोई हम दिखा नहीं पाते हैं तो ज़मीन मेरी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही केस हमें भागलपुर में देखने को मिला, जिसमें कि 2 महिलाएं खड़ी थी, वो रो रही थी कोर्ट में। तो हमने पूछा कि कारण क्या है, तो बताई कि 2 जनरेशन पहले शायद उनके पिताजी को वो ज़मीन वहाँ के ज़मींदार ने दान में दिया। उस ज़मीन पे आज के दिन में 10 परिवार रहते हैं, घर बना के रहते हैं, लेकिन जब दान में दिया तो उसका कोई पेपर नहीं उनके पास। वो 50 साल से ऊपर से उस पर रह रहे हैं। अब वो जब पेपर मांगा जा रहा था तो उनके पास ब्लैंक है, मतलब उनके पास कोई भी पेपर नहीं है। उस केस में क्या उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, सरकार उसको वापस कब्जे में ले लेगी? देखिए, इसमें तो जो दानी परिवार है, जो डोनर फैमिली है, अगर डोनर फैमिली उसको एक्वीज़ कर जाता है, उनके पास कोई पेपर नहीं है, तो हिंदू इसमें लॉ में ओरल गिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये मुस्लिम मोहम्मदन लॉ में है, वो लोग ओरली गिफ्ट कर सकते हैं। तो चूँकि अगर ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोगों का लगातार पोजीशन है, अगर डोनर फैमिली उसको डिज़ोन कर दे कि नहीं ऐसा कोई गिफ्ट नहीं हुआ था, दान नहीं दिया गया है, देन दे आर इन डिफ़िकल्टी। बट अगर वो गांव के लोग बोले कि नहीं भाई पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं और हम जानते हैं कि इनके दादाजी ने इनको गिफ्ट किया था, तो वो फिर टाइटल सूट का मामला बन जाएगा, वो तो फिर कोर्ट का मामला। अगर पूरा गांव गवाही में खड़ा हो तो अगर लेकिन उसके पास पेपर नहीं हो कुछ, क्योंकि यही केस हमारे सामने आया था, तो ये एंट्री उनके नाम पे हो सकती है और फिर वो मैटर सब जुडिस हो सकता है, कोर्ट में जाए, डिसाइड फाइनली हो। क्योंकि अगर फैमिली डिजोन कर देती है, अगर फैमिली सपोर्ट कर देती है गिफ्ट को, वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परिवार के कोई भी लोग हैं, अगर वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ गिफ्ट हुआ था, तब तो ठीक है। सबसे अहम प्रश्न था वो, मेरा प्रश्न ये था कि जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, या नॉन रेजिडेंट बिहारीज बोलिए, NRBs, नॉन रेजिडेंट बिहारीज, जो बेंगलोर में, दिल्ली में, US में, UK में नौकरी कर रहे हैं, रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका गांव खाली पड़ा हुआ है, उनके पास ज़मीन है वहाँ पे, उनके हो सकता है पेरेंट्स ना हों या उनके साथ रहते हों या अब ना हों, तो इस सर्वे में उनके लिए क्या है? क्या उनको US से वापस आना पड़ेगा यहाँ पे अपना पेपर दिखाने के लिए? क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था भी है? ये पूरा प्रोविज़न क्या क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट बिहारीज की, जो यहाँ नहीं रह रहे, तो उनकी जिज्ञासा सबसे ज़्यादा इसमें है कि आखिर होगा क्या इसमें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका परिवार से डिस्प्यूट है, वो खुद तो बाहर रह रहे हैं, उनके अगर रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं तो उनसे डिस्प्यूट है, उनके ऊपर भी वो बैंक नहीं कर सकते, उस केस में क्या करेंगे वो? देखिए, उनका किसी का फिजिकली प्रेजेंट होना ये मैंडेट नहीं है, ये कहीं इसकी आवश्यकता नहीं कि फिजिकली आए ही, क्योंकि सरकार ने दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक पोर्टल बाज़ाब्ता सरकार ने बनाया है, उस पोर्टल पे जाएं, अपना जो भी डिटेल्स आपके पास है वो दें, तो उनके टाइटल का जो भी पेपर्स होगा वो पेपर्स वो वहाँ उस पर अपलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक आके चीज़ों को एक्सप्लेन करने की बात है, तो वो किसी और को डिप्यूट कर सकते हैं अपने बिहाफ में, उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी के भी प्रावधान है, पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं बाज़ाब्ता अपने किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को, अपने किसी भी असाइनी को। एक बार उनको या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को ज़मीन पे आके खड़ा होना होगा, ऐसा प्रावधान है इसमें? पोजीशन के लिए यस, पोजीशन वो दिखाएंगे, अगर वो अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, अगर उनके पास पेपर्स क्लियर है, पोजीशन उनका क्लियर, तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। एक और भी तबका है जो बड़ी संख्या में, जिनका क्या है कि उनके पूर्वजों ने या उनके पिताजी ने ज़मीन का बंटवारा कर लिया और बंटवारा हो भी गया, लेकिन पेपर पे नहीं हुआ बंटवारा। पेपर भी आज भी उनके दादा या परदादा का नाम चला रहा है, उन्होंने अपने सक्सेशन लॉ के हिसाब से जो बंटवारा होता है वो बंटवारा कर लिया। तो वैसे लोगों का क्या होगा? क्या सरकार उस बंटवारा को मानेगी क्या? क्योंकि उसमें जब आप पेपर दिखाएंगे तो पेपर आपके दादा या परदादा का दिखेगा। नहीं, वो उन लोगों का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका बंटवारा किसी का ओरल हुआ हो, रिटर्न हुआ हो, पंचायती से हुआ हो, अगर एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी रिस्पेक्टिव लॉ है, उसके हिसाब से अगर एग्जैक्टली एज पर लॉ हुआ है और उनको उतना ही शेयर पे वो ज़मीन पे काबिज़ हैं जितना ज़मीन उनका राइट बनता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है।
उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए कि सरकार ने एक वंशावली का सिस्टम बनाया है। इस सर्वे में सरकार एक वंशावली देती है, तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिनके नाम पे भी ज़मीन है, वहाँ से लीनियज शुरू करके वो आज तक का कनेक्ट दिखाएंगे, तो किसकी क्या एंटाइटलमेंट है लैंड की, वो उससे क्लियर हो जाएगी और उतना उनके हिसाब में शेयर में आ जाएगा। अंतिम सवाल सर आपसे, सर ये जो पूरा एक्सरसाइज है उसका डेडलाइन क्या है लगभग? सरकार ने 1 साल का टाइम लिया हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता कि 1 साल में वो पूरा हो पाएगा। ये इतना बड़ा एक्सरसाइज है और अगर सरकार और सरकार के ऑफिसर्स उसको कायदे से करें, सबसे पहली बात बहुत ईमानदारी से और बहुत नॉन पार्शियलिटी के साथ करना होगा, क्योंकि ज़मीन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अननेसेसरीली डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जो ऑफिसर्स हैं जिनको कि असाइन हुई ड्यूटी, उनको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही डिस्पैशनेट ढंग से काम करना होगा। और बहुत मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 साल तो लगी, 2 साल तो लगी जाए। चलिए, अगर बहुत मेहनत करेंगे तो 2-3 साल लगेगा। और जैसा इन्होंने बताया कि बहुत ईमानदारी से इस पर काम करना होगा, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। बिहार में ज़मीन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं और स्टेक्स बहुत हाई हैं और इसमें लोगों की अगर नीयत ख़राब हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होइएगा। चलिए, इस पहलू पर जो लीगल जानकारी है वो अमरिंदर जी से हमें मिला और इस पर आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV। और जाते जाते खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान सरकार ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में निवेशकों के साथ एक भव्य रोड शो का आयोजन किया। कहा जा रहा है करीब दर्जन भर MOU साइन हुए। अब तक 6.5 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव आए। शुक्रवार को हुए रोड शो में ऊर्जा, सीमेंट, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, नागरिक उड्डयन और ITI उन्नयन जैसे क्षेत्रों में 4.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। अडानी समूह, टाटा समूह, स्टार सीमेंट सहित कई अन्य कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। Deputy General Manager, BIP, to court. Rajasthan, with its rich history, diverse culture, and vast potential, stands at the threshold of a new era of prosperity. The Rajasthan government's proactive approach under the able leadership of Honorable CM in creating an investment-friendly environment is commendable. In Jaisalmer and Barmer, we have commissioned a 5 gigawatt solar park at an investment of 30,000 crores. Between our 3 cement plants in the states, we have already invested 15,000 crores. In total, so far, the Adani Group has invested in excess of 70,000 crores and have generated 37,000 jobs in Rajasthan.